देखना होगा पुलिस की कार्रवाई के साथ ही साथ अब ये मामला कहां तक पहुंचता है। जिस तरह से 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की छानबीन के साथ ही साथ अब शुरुआत हो चुकी है और छानबीन के साथ ही साथ इस पूरे जाल के खुलने की उम्मीद लगाई जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से पूर्व विधायक बीजेपी के चंद्र प्रकाश शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जानकारी कि 15 से 20 अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। क्या है ये पूरा मामला और इस पूरे मामले में कितने तक का गबन किया गया है? देखिए प्रियंका, ये रियल एस्टेट से जुड़ा मामला है और रही बात पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला की, तो ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और 2015 से 2022 तक बस्ती जनपद की कप्तानगंज सीट पे ये भाजपा के टिकट पर विधायक हुए थे। इन पर आरोप है कि चुनाव के दौरान इन्होंने रियल एस्टेट कंपनी के खाते से करोड़ों रुपए निकाल लिया और जो चुनाव लड़ा 2017 में, तब इन्होंने निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन कंपनी का जो अकाउंट था वो सिंगल ऑपरेशन में था, क्योंकि खाते का लेन देन चंद्र प्रकाश शुक्ला ही करते थे। इन पर इजाफे की एफआईआर दर्ज की गई है कि इन्होंने करोड़ों रुपए अपने खाते में भी डाल लिया, अपनी पत्नी के भी खाते में डाला और अपने भाई दीपचंद शुक्ला के खाते में भी करोड़ों रुपया जो है रियल एस्टेट की कंपनी से डाल दिया है। अब संतोष सिंह नामक व्यक्ति ने, जो निदेशक खुद को बता रहा है, उसने लखनऊ थाने की गुडम्बा थाने में एफआईआर कराई है। इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर हुई है, 419, 20, 68, 71। इसके अलावा जान से मारने की धमकी का भी मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, तो अब इस पूरे मामले में जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई है, जानकारी है कि चंद्र प्रकाश शुक्ला के अलावा भी 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो इन तमाम लोगों को लेकर क्या कुछ जानकारी है? अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मतलब क्या है कि तमाम पूरे नेक्सस और साथ ही साथ ऑफिस में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, इसमें चंद्र प्रकाश शुक्ला जो पूर्व विधायक हैं, इनके साथ इनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर है, इनकी बेटी के खिलाफ है और इनके भाई के खिलाफ है। इसकी ऐसे ही 14 लोग नामजद हैं और 10-15 लोग जो है अज्ञात हैं। तो कुल मिलाकर के जो उसमें एफआईआर में जो दिया गया है, उसके अनुसार हम बात करें तो करीब 5 करोड़ रुपए के आसपास का ये मामला वो जो सामने आया है, इस तरह के आरोप है। इसके अलावा कंपनी की फॉर्च्यूनर गाड़ी और 2 नेक्सान गाड़ी भी उठा ले जाने का आरोप जो है भाजपा नेता चंद्र प्रकाश शुक्ला पर लगे हैं। तमाम और ऐसे जालसाजी के आरोप है। बहरहाल ये छानबीन के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये नेक्सस कितना बड़ा है, कंपनी की आड़ में किस तरह का घोर धंधा किया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात है, ये पूर्व विधायक खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मास्टरमाइंड है लेन देन के, और इन पर इस तरह का आरोप लगा है कि निदेशक का पद से इस्तीफा देने के बावजूद इन्होंने अपनी पत्नी के खाते में, अपने भाई के खाते में और अपनी बेटी के खाते में जो रियल एस्टेट की कंपनी है, टाइम स्टेट करके ये कंपनी का नाम है, उसके खाते से इन्होंने अपने परिवारीजनों के अकाउंट में पैसा बड़ा अमाउंट ट्रांसफर किया। जी बिल्कुल अनिल, अब क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो क्या लग रहा है मामले की जांच को लेकर कितनी जल्दी आगे कार्रवाई बढ़ सकती है और क्या आने वाले समय में जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए प्रियंका, जिस तरह का आरोप है उसमें जो है आजीवन कारावास तक की सजा है, क्योंकि 419, 20, 467, 68, 71 की जो धारा लगी हुई है, ये संगीन अपराध की श्रेणी में आती है। और अगर पुलिस को जिस तरह का आरोप लगाया गया है उसका अगर साक्ष्य मिलता है तो जाहिर सी बात है कि भाजपा नेता और पूर्व विधायक जो है चंद्र प्रकाश शुक्ला, उनके भाई दीपचंद शुक्ला, उनकी पत्नी और उनकी बेटी सहित जो 14 नामजद हैं और 10-15 अज्ञात व्यक्तियों को जेल भी जाना पड़ सकता है। इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में अब जब इस बात का खुलासा हुआ है लंबे समय, क्योंकि 2022 की आप बात कर रहे हैं और उसके बाद 2024 तक का ये मामला इसी तरह चलता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, क्या कहा जा रहा है इस पूरे मामले में एफआईआर कराने में इतनी देरी क्यों की गई? इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, जाहिर सी बात है 2017 से 2022 तक ये विधायक रहे, तो जाहिर सी बात है कि इनका रफूक था और जो एफआईआर कराई है इनके साथ ही वो कंपनी में डायरेक्टर रहा है। हालांकि इन्होंने अब डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है रियल एस्टेट की कंपनी से, लेकिन इससे तो एक साफ जाहिर है कि किस तरह से पैसे के लेन देन का गोलमाल होता रहा है अभी तक।
पिछले 7 सालों से करोड़ों रुपए का घपले का जो मामला प्रकाश में आया है, ये बंदरबांट में हो सकता है कि आपसी झगड़ा हुआ हो, फिर उसके बाद ये अब पीछा लेदर सड़क पे हो रही हो, लेकिन इतना तो तय है कि इसमें एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द खुल करके पुलिस की जांच में वो सामने आएगा। जी बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर हापुड़ से सामने आ रही है, जहां जेसीबी ड्राइवर से टोल टैक्स मांगने पर टोल बूथों पर तोड़फोड़ कर दी गई। साथ ही टोल कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं टोल बूथों पर तोड़फोड़ करते हुए जेसीबी ड्राइवर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली के टोल टैक्स का ये वीडियो बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नए मंत्रिमंडल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाला है। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाने के संकल्प के साथ ही यहां आया हूं। फूड प्रोसेसिंग एक बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाले समय में फूड प्रोसेसिंग का ही समय होने वाला है। मेरे पिता रामविलास पासवान से सीखते हुए, उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए और प्रधानमंत्री के विकसित देश के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से इस विभाग की एक अहम भूमिका देखता हूं। ये प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्बत भारत में लगभग 2 से 3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कृषि प्रधान देश है हमारा, और ऐसे में मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिल सके, उनके आय में वृद्धि हो सके। ऐसे में मैं मानता हूं कि इस विभाग की आने वाले दिनों में एक अहम भूमिका होगी। कल प्रधानमंत्री जी से भी अनौपचारिक मुलाकात में जब बातचीत हो रही थी, उनके द्वारा भी यही मार्गदर्शन मुझे दिया गया कि इस विभाग को आने वाले दिनों में हम लोगों को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। आप विदेशों में देखेंगे जिस तरीके से दूसरे देशों में प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से ही अधिकांश कार्य हो रहे हैं, ऐसे में हम लोग प्रोसेसिंग में अभी भी उस हद तक आगे नहीं बढ़ पाए। तो इस उम्मीद के साथ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से सीखते हुए जिस विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने ली, उस विभाग को उन्होंने ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम किया। और ऊंचाइयां इसलिए नहीं, ऊंचाइयां इसलिए क्योंकि उसको सीधा जनता के साथ जोड़कर उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं में एक अपना अहम योगदान देने का काम किया। उन्हीं से सीखते हुए, उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को, विकसित देश के संकल्प को पूरा करने में इस विभाग की एक अहम भूमिका मैं देखता हूं। सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ा। वहीं सुरेश गोपी ने केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनको अभी अपने कार्यभार के बारे में जानकार बनना होगा, उसके लिए तैयारी करनी होगी जिससे वो अपने मंत्रालय के दायित्वों को अच्छी तरह से निर्वहन कर सकें। How you improve tourism in India? I've just come into my office. I have to be made knowledgeable about the capacity of my chair, the areas which are available for me to penetrate, and then set a platter for which I have to study the ministry and the terrain of the whole country, which I'm not very akin to. I can maybe think now about possibilities of states including Tamil Nadu,
Karnataka, Andhra and Kerala. But there are other states who are, still in a 9-month uterine condition. I will have to mend ways or make pathfinding interventions to have a good deliverance. I'm looking forward to that moment, but definitely the ensuing path which I'll have to tread to find more possibilities and then study the feasibility and get into the implementational processes. And so there are also some rumors that you don't want to Let us stay out of the box. You are seeing me in the office. Yes, sir. Did I tell you? Did I tell them? My films are definitely one of my priorities. I think I'll be given the space. And I told them, my Prime Minister and my Home Minister will find a method by which I will not ditch my passion. I'm here now. Why are you worrying? All those terminologies are creations of the media. You can analyze my. केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री का पदभार संभाल लिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि ये मंत्रालय मेरे लिए नया है, मुझे इस मंत्रालय की उम्मीद नहीं थी, इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे निश्चित रूप से उन संभावनाओं पर गौर करना होगा जिस पर प्रधानमंत्री मुझसे आशा कर रहे हैं। कार्यभार संभाला, क्या प्रायोरिटी आपका रहने वाला है? प्रायोरिटी ये सब मुझे नया है, ये मिनिस्ट्री मैंने I was not expecting this ministry, so it's a huge responsibility. So I have to definitely look into the prospects at which my Prime Minister is looking forward to and what kind of a load he is put on my Minister Puriji. So after going through all those, the content of the next level of emerging petroleum systems in India, after learning it properly, maybe I will be able to put in my contribution on the basis of the understanding that I've had from the living standards, the life settling standards of the people of Kerala and Tamil Nadu. Definitely that will be a standard understanding of the conditions of the life of the people in the country, and then looking at the prospects of oil exploration. It is said that there is a spot in Kollam, which is the district and town which brought me up. It is the same town which taught me the language that you are listening to now. So let's keep our thoughts open, so that I will also keep my thoughts open to imbibe from my senior minister and also my Prime Minister, also the panel who will support me. But thanks to the people of Kerala through Trichur, I bow before them. Thank you all very much. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कपड़ा मंत्री का पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा नौकरी आती हैं। आज दुनिया में भी हमारा निर्यात का अच्छा शेयर है। टेक्सटाइल आने वाले दिनों में देश की आकांक्षाओं के अनुरूप आगे जाएगा। देखिए, आज तो काम संभाले हैं और देश के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है, और आज दुनिया में भी ठीक है एक अच्छा सेजेबल हम एक्सपोर्ट में भी शेयर है। तो आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको
ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ है और अब मैन मेड टेक्सटाइल भी अब दुनिया के अंदर आ गया है। तो मैं समझता हूं कि ये टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी और आगे भी एक बहुत बड़ा लोगों को रोजगार देने का अवसर का काम करेगा। मोदी मंत्रिमंडल के विभाग बंटवारे के बाद आज विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने कार्यभार को ग्रहण करने के लिए कार्यालय पहुंचे। विदेश मंत्री का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान अधिकारियों ने विदेश मंत्री का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। Policy. So, and together we are very confident it will position us as Vishwabandhu, a country which is in a very turbulent world, in a very divided world, a world of conflicts and tensions. It would actually position us as a country which is trusted by many, whose prestige and influence will grow, whose interests will be advanced, and I once again deem it an enormous honor to be assigned the responsibility of leading this ministry. I have two very good colleagues who will be joining me as Minister of State, and I of course am enormously strengthened by the fact that we have a very dynamic and talented Indian Foreign Service, which has always risen to the challenges, which has always been very committed to taking our national interests forward. So really a great pleasure to meet you all on my first day of work, and thank you very much for. वहीं भूपेंद्र यादव को मोदी सरकार 3.0 में फिर से पर्यावरण मंत्रालय मिला है, जिसके बाद आज भूपेंद्र यादव अपने कार्यालय पहुंचे और पदभार ग्रहण किया। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे फिर से इस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इस मंत्रालय के द्वारा कई अहम कदम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिए गए हैं और हम पर्यावरण और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देश में जो भी ग्रीन इकोनॉमी है उसे आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही हम कई महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूरी दुनिया में जो पर्यावरणीय संकट है उसके बहुत बड़े एक्शन कार्यक्रम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो की कॉप में मिशन लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल, इसका प्रारंभ किया गया था, जिसको आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो दुनिया में एक सबसे बड़ा इस समय विषय है माइंडफुल कंजम्पशन रेदर देन माइंडलेस यूटिलाइजेशन, उसको लेकर के मिशन लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल पूरे दुनिया में चल रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम, जिस तरह का जलवायु तापमान, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के चैलेंजेस, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के चैलेंजेस जो हैं, उसके लिए एक पेड़ मां के नाम, सभी एक पेड़ अपनी मां के साथ जाकर के जरूर लगाएं। उनकी स्मृति ना हो तो स्मृति में लगाएं, लेकिन धरती मां को हरा भरा बनाने के लिए इसको जिम्मेदारी के साथ करें। और ये भावुक अपील इसलिए भी है कि पेड़ लगाना नहीं, पेड़ को बचाना भी जरूरी है। इस मंत्रालय द्वारा अनेक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में उठाए गए हैं और हम पर्यावरण और विकास इसको साथ साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल हमने देखा है टाइगर कंजर्वेशन के 50 साल पूरे हुए, एलिफेंट प्रोजेक्ट के भी 30 साल पूरे हुए, मिष्टी जैसा प्रोग्राम, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सी शोर टेंजेबल इनकम प्रोग्राम को शुरू किया गया। उसके साथ ही साथ
परिवेश पोर्टल को लागू किया गया। अनेकों विषय और रिफॉर्म्स के साथ आगे बढ़ने का काम किया गया है। अब देश में टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ रही है, एलिफेंट रिजर्व की संख्या बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में जो री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता हमने किया है, जो एक प्रजाति एक्सटिंक्ट हो गई, उसको बढ़ाने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग कैट अलायंस जैसे बड़े क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड कार्यक्रम हुए। भारत ने जो दुनिया में अपना रिपोर्ट जो प्रस्तुत की है, उसमें भारत ने पूरी दुनिया में ये सिद्ध किया है कि पर्यावरणीय विकास के साथ साथ देश में जो ग्रीन इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। ग्रीन इनिशिएटिव के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा बड़ा कार्यक्रम जब यूएई में कॉप हुई तो उसको लॉन्च किया गया, और उन्हीं सारे विषय और प्रधानमंत्री जी के मिशन और विजन को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। मेरे साथ हमारे राज्य मंत्री भाई कीर्तिवर्धन जी ने भी आज ज्वाइन किया है। कीर्तिवर्धन जी उत्तर प्रदेश से 5वीं बार सांसद बने हैं, और हम दोनों मिलकर के इस मंत्रालय को अच्छे ढंग से चलाने का कार्य। सर 100 डेज के आपके क्या टाइम? मैंने और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतनी ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।